Hello guys, welcome to Commerce Gyan classes by Shubham. So this is our first session of the Indian economics. Okay, so we are starting today from the Indian economy. So let's start the topic and let me give the overview of the subject so that you will be able to find it easy. Okay, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करता हूँ, ठीक है. सो लेट्स प्रोसीड. देखिए, हम इस सब्जेक्ट में इंडियन इकोनॉमी में क्या पढ़ने वाले हैं उसका हम इस क्लास में पूरा ओवरव्यू लेंगे, जिससे आप लोग समझ सको कि हाँ हाउ थिंग्स विल गो ऑन. ओके, आप लिंक कर सकते हो. ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आने वाला है. ठीक है, आप जुड़े रहिएगा, पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा. ठीक है, चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं. चलो देखो, मैं आपको बता देता हूँ, ये सेशन ना कोई भी बच्चा देख सकता है. जिसको भी इकोनॉमिक्स का जरूरत है, इंडियन इकोनॉमी का जरूरत है, वो बच्चा इसको रेफर कर सकता है. मैं इसमें सारा कुछ कवर करूंगा. ओके, सो लेट्स बिगिन. देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इंडियन इकोनॉमी, ये हमारा सब्जेक्ट का नाम है, इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, अब देखो ये जो मैंने क्या किया है ना, ये मैंने आपको बोल रहा है, ये क्लास में हम पूरा ओवरव्यू लेंगे, जिससे आपको समझेगा कि हाँ भाई कैसे चलेगा चैप्टर हमारा, कैसे कोई मतलब पूरा सब्जेक्ट कैसे चलने वाला है. ठीक है, चलो हम देखते हैं. ये ओवरव्यू, ये आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, ये इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर्स हैं. दीज आर 10 चैप्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हमारे इंडियन इकोनॉमी को पूरा समराइज किया गया है इन 10 चैप्टर्स में. ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट. तो हम देखिए, ये जो 10 चैप्टर्स है ना, इनका क्या सीन होता है. देखिए, चलो हम ये चैप्टर, हमारा जो सब्जेक्ट है ये शुरू होगा. हम इसमें पहले पहले पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. जब हम आजाद हुए, इंडिया हमारा आजाद हुआ 1947 में, जब हमको इंडिपेंडेंस मिला, तो हमारी क्या हालात थी, इकोनॉमी की क्या हालात थे हमारे. ठीक है, हम ये पढ़ने वाले हैं इसमें. फिर हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे. हम आजाद हो गए, फिर हम प्रोसीड करेंगे, देखेंगे भाई 1950 से लेकर 1990 में इंडियन इकोनॉमी क्या हुआ, कि 40 साल में क्या हुआ, कैसे चली हमारी इकोनॉमी, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या किया गया, वो हम पढ़ेंगे इसमें. फिर इसके बाद हुआ था 1991, मनमोहन सिंह का टाइम था. इंडिया की हालत बहुत ज्यादा खराब थे, इंडिया के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे. तब मनमोहन सिंह ने एलपीजी पॉलिसी लाया, इसको हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. हम इसको पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे इसको किया, कैसे इंडिया को मतलब जो प्रॉब्लम से बाहर निकाला, ये जो पढ़ेंगे हम एलपीजी पॉलिसी में. फिर हम पढ़ेंगे पॉवर्टी के बारे में. भाई पॉवर्टी क्या होता है, देखो आप सबको पता है हमारे देश में बहुत गरीब लोग हैं या क्या है, तो हम पढ़ेंगे इसमें पॉवर्टी क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं, कैसे क्या होता है, हम इसमें ये देखेंगे चैप्टर में. फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया कैसे हुआ, फिर हम वो देखेंगे. ह्यूमन कैपिटल आप लोग को समझता होगा कि आप लोग, आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर कुछ अच्छा करोगे, जॉब करोगे, तो आप अपनी कंट्री के लिए क्या हो, आप ह्यूमन कैपिटल हो. अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपकी ह्यूमन कैपिटल हमारे देश की क्या हो जाएगी, खराब होगी. तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि भाई ह्यूमन कैपिटल कैसे डेवलप होती है, क्या होता है. ठीक है, हम बेटा इसमें वो कवर करेंगे. देन हम प्रोसीड करेंगे रूरल डेवलपमेंट, हम चलेंगे गांव की तरफ. ठीक है, फिर हम गांव की तरफ जब जाएंगे तो रूरल डेवलपमेंट देखेंगे कि हाँ भाई गांव का डेवलपमेंट करना क्यों जरूरी है, क्या हो रहा है वहाँ पे, कैसे डेवलपमेंट हुआ था, गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्या और करने वाले हैं या क्या चल रहा है, वो हम सब पढ़ेंगे रूरल डेवलपमेंट चैप्टर में. देन हम प्रोसीड करेंगे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ अदर इश्यूज, इन्फॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज. देखो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है आपको पता है, रोजगार. हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसमें ग्रोथ हो रही है इंडिया में, किस तरह हो रही है वो देखेंगे. इनफॉर्मलाइजेशन, देखो ये वर्ड कुछ लोगों के नया होगा आप लोगों के लिए. इनफॉर्मलाइजेशन मतलब होता है, आप लोग अभी जॉब के लिए ना, बेसिकली हम लोग फॉर्मल सेक्टर ढूंढते हैं, हम गवर्नमेंट सेक्टर ढूंढते हैं. जो फॉर्मल सेक्टर था हम उनको ढूंढ रहे हैं, जो संगठित हैं, जो फॉर्मल हैं, जो बनाए गए हैं, हम उनको ढूंढते हैं जॉब के लिए. बट हो क्या रहा है ना, आजकल क्या होता है, अब हम ना इनफॉर्मल की तरफ जा रहे हैं. फॉर्मल से जॉब हमको इनफॉर्मल सेक्टर दे रहा है, तो हम इसमें ये पढ़ेंगे. फिर अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह भी इसी चैप्टर में आपका कवर होगा. ठीक है बच्चा. फिर देखो, फिर हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में कैसा है, प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीजें आती हैं, हमारे देश में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो आई थी, सरकार आई, उन्होंने क्या किया, हम वो पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में. देन हम देखेंगे इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देखो फिर हम देखेंगे इन्वायरमेंट क्या होता है, हमने इन्वायरमेंट को कैसे हैम्पर किया. ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे, पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, लैंड डिग्रेडेशन वगैरह पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम. ठीक है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपने सस्टेनेबल वर्ड सुना होगा पहले भी. देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है, आप डेवलप करो, आप खुशी मनाओ, दूसरे को कष्ट मत दो. सिमिलरली आप डेवलप करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, जो इन्वायरमेंट है ना, उसको आप रुइन मत करो. ठीक है,
उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर हम एट द एंड देखेंगे अपने जो पड़ोसी देश हैं हमारे पाकिस्तान और चाइना, इनसे कंपैरिजन करेंगे कि भाई हाँ हम सब साथ में शुरू किए थे, आज वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया जो आज चाइना इतना ऊपर चला गया, या पाकिस्तान ने क्या किया जो इतना नीचे है, या हम कहाँ हैं क्यों हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको एक ओवरव्यू अभी लगा होगा। आज की क्लास में ना हम इन सारे चैप्टर्स का एक ओवरव्यू ले लेंगे अच्छा खासा, ताकि जिससे आपको जब चैप्टर में जाएंगे ना तो अब बहुत आसान पड़ेगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो अभी ही आपका माइंड सेटअप हो गया होगा कि हाँ भाई हम कैसे पढ़ने वाले हैं, हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसे चलने वाली है। हम जो शुरू करने वाले हैं ये हम शुरू करेंगे इंडिपेंडेंस के पहले से, हम आजादी के पहले जाएंगे, देखेंगे भाई हमारे अंग्रेजों ने हमको क्या दिया था, हमको विरासत में क्या मिला अंग्रेजों से, हम वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे भाई अंग्रेज चले गए उससे 1950 से लेकर 1990, फ्रॉम 1950 टू 1990 हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट आई उन्होंने क्या किया वो पढ़ेंगे। फिर एलपीजी पॉलिसी हमारे देश के लिए बहुत ही अलग था, बहुत ही अच्छा मूव था, वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं उसको, फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर देखो ये तो होगा काइंड ऑफ हिस्ट्री टच लेंगे। ठीक है, ये हम बैकग्राउंड ले लेंगे इन तीन चीजों से, ये बैकग्राउंड का हमारा हो गया। फिर कुछ चीजें हैं जो आज भी दिक्कत है हमारे देश की, हम उन पर नजर डालेंगे। गरीबी, गरीबी देखेंगे, ह्यूमन कैपिटल देखेंगे। आप जैसे हमारे इस लोग पढ़ाई करोगे अच्छा करोगे तो देखते हैं कि क्या है, ह्यूमन कैपिटल पढ़ेंगे। गांव का विकास, मोदी मोदी जी बोलते हैं ना आजकल गांव का विकास करना है, सबका साथ सबका विकास, तो हम देखेंगे रूरल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, आपके लिए नौकरी आएंगी कि नहीं आएगी, क्या पता हम लोग कर रहे हैं नौकरी नहीं आ रही, तो वो भी जरूरी है, पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब समझते हैं ना, स्कूल कॉलेज रोड बिल्डिंग, ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए। फिर इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखेंगे कि भाई विकास तो करो, आप पता चला आप जंगल काट दे रहे हो तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, तो आपको उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा बच्चा। ठीक है, फिर आप कंपैरेटिव डेवलपमेंट देखेंगे हम अपने पड़ोसी कंट्रीज के साथ, आपको एक समझ में आया होगा किस पर चलने वाला है। चलो हम प्रोसीड करते हैं पहले चैप्टर की तरफ। ठीक है, चलो देखो पहले चैप्टर क्या था, मैंने बोला आपको इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो इकोनॉमी क्या होता है, देखो इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, देखो स्क्रीन पे पढ़ना, देखो पहले रीड करते हैं सिंपल। ठीक है, रीड करेंगे आपको समझ में आएगा, फिर मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है, देखो क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स ऑल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या है बोला, प्रोडक्शन। देखो अब क्या होता है हमारे देश में, आप देखो हमारी कंट्री, देखो हमारी कंट्री एक इकोनॉमी है, हमारे यहाँ क्या होता है देश में, देखो प्रोडक्शन करते हैं, जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो सामान को प्रोड्यूस करते हैं, कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूशन काम करते हैं। ठीक है, और ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट रिलेट्स टू द पीपल, और जो पीपल से रिलेटेड है वो, एंड डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, जो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिटरमाइन करती हैं वो चीजें प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, उन चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो एक्टिविटी जो इकोनॉमिक हो। इकोनॉमिक मतलब देखो आप तो मंदिर में गए, जैसे आजकल कोविड चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, आप लोग वहाँ पे डोनेट करते हो कोई चीज, वो एक्टिविटी तो है बट वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब प्रोडक्शन करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो, और वो इकोनॉमिक होना चाहिए। ठीक है, जिससे पता चलेगा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। देखो आपके पास पैसा होगा, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, अच्छा होगा। अब देखिए गरीब आदमी जिसका पैसा नहीं होता उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, कम होता है। आपके पास जैसे जैसे पैसा आता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो ये देखते हैं। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज इन वेरी बैड शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। देखो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे राज किए थे सालों तक, तो था। ठीक है, उनका पर्पस क्या था, द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ फीडर ऑफ अ इकोनॉमी फॉर अ ग्रेट ब्रिटेन ओन रेपिडली एक्सपांडिंग मॉडल इंडस्ट्रियल बेस। देखो हुआ क्या, जो ब्रिटेन के लोग थे ना, जो अंग्रेज थे, उनका क्या था, उन्होंने अपने यहाँ फैक्ट्री लगा रखी थी बहुत बड़ी बड़ी, तो उन्होंने इंडिया को जस्ट अ मियर एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल बना दिया था, कि हम ना सिर्फ उनके लिए बने, उनके लिए करें, जो भी करें हम किनके लिए करें, अंग्रेजों के लिए करें। ठीक है, उन्होंने हमको वो बना दिया था। दस इन 1947 व्हेन ब्रिटिश ट्रांसफर्ड पावर बैक टू इंडिया वी इनहेरिटेड अ ट्रिपल इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी कैसी थी, ट्रिपल थी, लूली लंगड़ी थी। ठीक है, इट वॉज लाइक बहुत डेडली हालत में थी, वहां से हमको निकालना था। क्या हो, क्योंकि देखो अंग्रेजों ने क्या किया था कि भाई उन्होंने हमको क्या बोल दिया था, मैंने बताया ना आपको, उन्होंने कोई मेयर एक्सपोर्टर बना दिया था ऑफ द रॉ मटेरियल। वो हमसे रॉ मटेरियल खरीद रहे थे, वो हमारा जो रॉ मटेरियल था ना वो ले जाते थे हमको, और किसी को बेचने नहीं देते थे। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखो आपको पिक्चर भी दिख रही होगी कि वो अंग्रेज खड़े हुए हैं, वो बेचारा किसान काम कर रहा है। तो ये क्या करते थे अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने, इन्होंने फैक्ट्रीज बनाई थी अपनी,
मॉडर्न इंडस्ट्रीज डेवलप करी थी। और उन इंडस्ट्री में आप देखो, आप कोई भी फैक्ट्री होती है ना, वहाँ पे इनपुट चाहिए होते हैं, वहाँ पे रॉ मटेरियल चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक आप कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, तो वहाँ पे आपको धागा चाहिए ना। अब धागा किससे बनता है? कॉटन से। तो कॉटन चाहिए, तो कॉटन कौन उगाता है? किसान उगाता है। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो जो अगर ये कॉटन ये लोग किसी और को ही बेच सकते थे, किसान इंडिया वाले और कहीं बेच सकते थे, बट वो और कहीं बेचने नहीं देते थे। वो बोलते थे आप हमको दोगे। वो कॉटन प्रोड्यूस कराते थे, जो चीजें उनको जरूरत होती थी वो सिर्फ उनका ही प्रोडक्शन कराते थे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। फिर हम आगे इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, याद रखिएगा कि आज बस हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं सारे चैप्टर का, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, माइंड खुल जाएगा। हाँ यार, इतना अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड। देखो, फिर देखो हम क्या पढ़ेंगे, कंडीशंस इन द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी, हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ने वाले हैं। देखो बेसिकली मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आपको प्रेजेंट किया है कि भाई देखो क्या क्या सेक्टर होते हैं, कहाँ कहाँ पे असर कैसा हुआ। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर पहले देखते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जब हमको मिला ना, अंग्रेजों से जब हमको मिला ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कैसा था वो। देखो लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। भाई हमारे पास ना रिसोर्सेज थे ही नहीं, बेचारों के पास कुछ था ही नहीं कि वो अच्छे से प्रोड्यूस कर सके। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था ना, हमको सिर्फ कमर्शियल क्रॉप पे जोर लगा के ना, बेचारे किसान अच्छी क्रॉप उगाना भूल गए थे या उनको अलाउड नहीं था ना। तो इंडिया की एग्रीकल्चर की हालत थी ना, उनको पैसा नहीं मिलता था। तो इस वजह से क्या था, प्रोडक्टिविटी क्या हो गई थी उनकी, खराब हो गई थी। क्योंकि पैसा नहीं मिला तो वो अच्छे सीड्स यूज नहीं कर पाए, अच्छे फर्टिलाइजर्स नहीं यूज कर पाए, तो वो था। फिर सेकंड पॉइंट देखो आप, हाई डिपेंडेंस ऑन मानसून। देखो मानसून पे बहुत ज्यादा डिपेंड थे, मैंने बोला ना उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे कि वो ट्यूबवेल लगा सके या कुछ कर सके, तो बेचारे को मानसून पे डिपेंड होना पड़ता था। लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट जो लिखा, जो बात हुई सीड्स वगैरह की। ठीक है, ओके। तो देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हालत था हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जब हमको इंडिपेंडेंस हुई थी तब इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या हालत था। देखो वहां पे डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी। जो बात किया, टैरिफ पॉलिसी मतलब टैक्स। जो अंग्रेज थे ना, वो हमारे लिए हैवी टैक्स लगाते थे, इंडियंस के लिए लगाते थे हैवी टैक्स, और अपने लिए कुछ नहीं। वो भी असर करता था हमारा, भाई हमारा सामान महंगा हो जाता था। ठीक है, हमारे देश में लोग हाथ से काम करते थे, खादी वगैरह हाथ से बनाते थे। उसे क्या था, अब हैंडमेड प्रोडक्ट और मशीन में प्रोडक्ट में फर्क तो होता है। हाँ, तो सेकंड लिखा हो ना, कंपटीशन फॉर मशीन। हमको कंपटीशन था मशीन से, इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी इंडियन इंडस्ट्री को। ठीक है, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब अंग्रेजों की वजह से डिमांड में पैटर्न चेंज हो गया था बहुत तक। भाई वो ऐसी चीजें प्रोवाइड करने लगे थे। जैसे आज का टाइम देखो ना, आज भी क्या हो रहा है, पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ हो रहा है। आजकल हम पैक्ड फूड ज्यादा डिमांड करते हैं, ओपन फूड नहीं। तो सिमिलरली उस टाइम पे भी हो रहा था, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही थी। ठीक है, मोर मार्केट फॉर द ब्रिटिश गुड्स। देखो ब्रिटिश गुड्स के लिए उन्होंने मार्केट बहुत सारे खोल रखे थे, हर जगह ब्रिटिश का सामान मिल रहा था, तो इंडियंस को दिक्कत थी। ठीक है, फिर हम देखेंगे हमारा कि भाई फॉरेन ट्रेड कैसे चल रहा था। देखो फॉरेन ट्रेड के नाम पे ना, इंडिया वालों को वो लोग बोलते थे भैया सिर्फ ना तुम रॉ मटेरियल बनाओ और ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर दो बस। और देखो अब क्या करते थे ना ब्रिटिशर हमसे, ठीक है, हम इंडियंस थे, हम मेहनत करते थे, वो हमसे रॉ मटेरियल लेते थे, उसको अपने ब्रिटेन में आके प्रोसेस करते थे, अपनी फैक्ट्रीज में आके प्रोसेस करते थे, उसको फिनिश गुड बनाते थे। ठीक है, मतलब हमसे कॉटन ले गए, फॉर एग्जाम्पल समझना है ऐसे, हमसे कॉटन ले गए, कॉटन से कपड़ा बनाया और कपड़ा बना के बेचते हमको थे। तो उन्होंने हमको क्या बना दिया था, उन्होंने हमको एक्सपोर्टर बना दिया था। क्या बना दिया था, देखो एक्सपोर्टर बना दिया था रॉ मटेरियल का, और इम्पोर्टर बना दिया था फिनिश गुड का। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे था। ठीक है, फिर हम देखेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी हमारे देश की उस समय पे। देखो उस समय लोग पढ़ते नहीं थे, तो लिटरेसी रेट वॉज वेरी लो, पढ़ने के था ही नहीं बेचारों के पास में, तो लिटरेसी रेट लो था। अब ना हेल्थ वगैरह अच्छा था, हेल्थ एजुकेशन का नहीं था, तो उससे क्या था कि डेथ रेट था ना, मोर्टेलिटी रेट था ना, वो बहुत कम था। ठीक है, बर्थ रेट भी बहुत हाई था, डेथ रेट भी बहुत हाई था। ठीक है, लिटरेसी रेट बहुत कम था, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी नहीं। क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे होगी ना, ज्यादा आपको खाने को नहीं मिल रहा अच्छा। ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं थी, तो प्रॉब्लम था। तो इस वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हुआ करती थी उस टाइम पे। फिर हम देखेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। देखो मोस्टली हमारा जो, जब हम आजाद हुए थे ना, मोस्टली हमारा जो पॉपुलेशन थी ना, वो कहाँ पे थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे थी। कुछ परसेंट लोग बस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थे और कुछ परसेंट लोग सर्विस सेक्टर में थे। ठीक है, चलो फिर हम देखेंगे भाई कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे था, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या थी। तो देखो अंग्रेजों ने अगर देखना कुछ एक अच्छा किया जो हम बोल सकते हैं ना, वो था रेलवेज। वो भी उन्होंने क्यों किया, क्योंकि उनको अपना मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता था, तो दैट्स व्हाई दे इंट्रोड्यूस द रेलवेज। तो उन्होंने कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट में काम किया था। ठीक है, उन्होंने एक काम किया था, इंडिया में पहले बार्टर सिस्टम होता था, उन्होंने बार्टर सिस्टम को हटा के मॉनेटरी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कराया था। वहां पे ये फर्क हुआ था हमारे देश में। ठीक है,
फिर हम इसमें चैप्टर में ये पढ़ेंगे। फिर देखो ठीक है, आपको बहुत समझ में आया होगा। अब सेकंड चैप्टर हमारा आता है इंडियन इकोनॉमी फॉर द 1950 टू 1990। अब इसमें क्या पढ़ना है, देखो इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम। देखो 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। कितने तरह के होते हैं बच्चा? 3 तरह के। देखो एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब समझते हो आप? कैपिटलिस्ट, कैपिटल, कैपिटल मतलब होता है पैसा, कैपिटल मतलब होता है पैसा। जिस कंट्रीज में जो मार्केट प्लेयर्स होते हैं, क्या बोला मैंने? मार्केट प्लेयर्स मतलब प्राइवेट लोग जो होते हैं ना, वो डिसीजन लेते हैं ना, उसको बोला जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक, कि जिसके पास जितना पैसा होगा वो डिसीजन ले सकता है, उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, कि जहाँ पे सिर्फ सरकार लेगी, सिर्फ सरकार डिसीजन लेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सारी डिसीजन कौन लेगी? सिर्फ सरकार लेगी। फिर एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे सरकार भी लेगी और प्राइवेट भी लेंगे, मतलब मार्केट भी लेगा और गवर्नमेंट भी लेगा। इंडिया कैसा है? मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो मोदी जी अपना काम करते हैं, ठीक है। हमारी जो फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम कंपनीज ले लो आप, बीएसएनएल है, प्राइवेट सेक्टर है, वो सॉरी पब्लिक सेक्टर है, वो अपना काम कर रही है। रिलायंस जियो प्राइवेट है, वो अपना काम कर रही है। तो हमारी कैसी इकोनॉमी है? हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे। फिर बच्चा हम इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपके ना जो आप जब बड़े हो गए, कोई गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन करते हो, यूपीएससी करते हो, कोई सी करते हो ना, वहाँ पे इसका बहुत असर पड़ता है। प्लान, ठीक है। इंडिया में प्लान होते थे, 5 ईयर प्लान होते हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। क्या होता है इकोनॉमिक प्लानिंग? क्या होती है, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब होता है मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज। भाई इंडिया में जैसी जरूरत है, जैसा हमारे देश में जरूरत होगा, हम उस हिसाब से अपने रिसोर्सेज को अलग अलग जगह पे खर्च करेंगे, ठीक है। 5 ईयर प्लान होता है। क्या बोला मैंने? बोला 5 ईयर प्लान होता है, ठीक है। 12 प्लान हो चुके हैं इंडिया में अभी तक, और ये 13वां चल रहा है। कब से शुरू हुआ था ये? 2017 से शुरू हुआ था, तो 2022 तक ये चलेगा, ठीक है। अब देखो प्लान कर रहे हैं, कुछ गोल्स होंगे प्लान के, हाँ कुछ गोल्स होते हैं। तो बेसिकली 2 तरह के प्लान होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। क्या बोला मैंने? एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म है वो है 20 साल। कितने साल? 20 साल। लॉन्ग टर्म है 20 साल। शॉर्ट टर्म 5 साल। शॉर्ट टर्म इज 5 ईयर। लॉन्ग टर्म इज 20 ईयर, ठीक है। लॉन्ग टर्म कितना है? 20 है, 20। शॉर्ट टर्म 5। याद रहेगा आप लोग को? हाँ देखो, अब लॉन्ग टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, सोचो आप। एक लॉन्ग टर्म क्या होता है, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। देखो आप, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, हमें मॉडर्नाइजेशन करना है, हमें इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है, प्रमोट करना है, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, कि भाई हम अपना खुद कर सके। जैसे आजकल मोदी जी बोल रहे हैं ना, हम अपना खुद बनाएंगे, इसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंस। तो इस सब में टाइम लगता है, ये तुरंत नहीं हो जाता, ठीक है। इक्विटी, इक्विटी मतलब होता है रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप होता है ना, उसको कम करना, इक्वल लेवल पे लाना, वो होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में कोई भी गरीब नहीं बनेगा। मोदी जी आते हैं, बोलते हैं मित्रों अब हमारे देश में कोई गरीब नहीं रहेगा। तो वो तुरंत नहीं हो सकता ना कि चुटकी बजाई और हो गया, नहीं, नॉट पॉसिबल। वो लॉन्ग टर्म, वो टाइम लेता है, ठीक है। अच्छा फिर देखो शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं। अब देखो शॉर्ट टर्म क्या होता है, 5 साल में करना है। करना नीड्स ऑफ कंट्री। भाई आज कोविड-19 चल रहा है, हमको वो दिक्कतें हैं इंडिया में, हाँ दिक्कत है। तो गवर्नमेंट आज के रोज के हिसाब से चीजें कर रहा है ना, कि वो 20 साल बाद करेगा, नहीं वो करंट है, तो इसलिए वो 5 ईयर प्लान में आ जाएगा। फिर जैसे एग्जाम्पल था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, वो एग्रीकल्चर था, जैसे ठीक है। इंडियन क्या होता, पहला 5 ईयर प्लान बनाया था, उसका फोकस कहाँ था? एग्रीकल्चर पे फोकस था। फिर सेकंड बना, हमको समझ में आ गया हाँ ठीक है एग्रीकल्चर अच्छा हो गया, अब हम इंडस्ट्री पे फोकस करते हैं, तो फिर इंडस्ट्री पे था, ठीक है। देखो ग्रोथ और इक्विटी ये सबका ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई चाहते हैं हम बढ़ें, तो ये ऑब्जेक्टिव सारे ही प्लान का होगा, ठीक है बच्चा। चलो फिर देखो, अब देखोगे एग्रीकल्चर का क्या था। इंडियन एग्रीकल्चर, क्योंकि मैंने बोला ना इंडिया एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री थी, तो एग्रीकल्चर का रोल क्या था, कैसे था, देखेंगे हम इसमें, ठीक है। कि भाई एग्रीकल्चर इंडिया की बैकबोन थी, ठीक। देखो बॉक्स नंबर फर्स्ट बॉक्स का होता है 1 लिखा हुआ, वहाँ पर हो। देखो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली नेशनल इनकम। एग्रीकल्चर क्या था, हमारा नेशनल इनकम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। ज्यादातर लेबर फोर्स को हमारा एम्प्लॉयमेंट भी एग्रीकल्चर देता था, ठीक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेसिस भी था ना, क्योंकि देखो कोई भी इंडस्ट्री को बनाने के लिए, काम करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर से आएगा। तो एग्रीकल्चर जरूरी था, वो बेसिस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, ठीक। हमारी कंट्री का ना लास्ट पोर्शन ऑफ ट्रेड जो था, ट्रेड और सर्विस था ना, वो डिपेंड करता था एग्रीकल्चर पे। अगर एग्रीकल्चर अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, तब तो दूसरी चीज प्रोड्यूस कर पाओगे ना, तो वो था, ठीक है। फिर इंडियन एग्रीकल्चर के कुछ फीचर्स थे जो हमने, ये हम देखो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप सोचोगे इतना सा है, नहीं, इसको हम अंदर में पढ़ना है। हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, माइंड सेटअप कर रहे हैं आपका आगे वाले सेशंस के लिए, ठीक है। देखो
इंडियन एग्रीकल्चर का फीचर्स क्या थे भाई, लो प्रोडक्टिविटी थी, हमने पहले भी जिक्र किया इस बात का। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था। देखो ये एक टर्म है ना जो बहुत मतलब आसान है समझने में, बट देखो क्या होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक फार्म है, ठीक है, एक खेत है, वहाँ पे 2 लोग काम करते हैं, वहाँ पे 2 लोग काम करते हैं और काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज वहाँ पे कुछ कुछ दिन से घर पे लोग बैठे हुए थे, वो घर वाले भी चले गए वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं? 10 लोग। क्या वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा? नहीं बढ़ा। प्रोडक्शन लेवल जो जहाँ था वो वहाँ का वहीं रहा। तो इसको बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। वो लोग फालतू में है, ना होते तब भी काम हो जाता। तो 8 लोग क्या है? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, हम वो पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे इंडियन एग्रीकल्चर जो है ना हमारा, वो डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल है। आज भी वही हालत है, हम किसान हमारा रेनफॉल पे डिपेंड करता है बहुत हद तक, ठीक। सब्सिस्टेंस फार्मिंग होगा। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है ना, गुजारा करना। वो बस इसलिए फार्मिंग कर पाते थे कि हम गुजारा कर लें बस। तो वो पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे आउटपुट कैसे? ट्रेडिशनल इनपुट्स थे। इनपुट्स कैसे? ट्रेडिशन पुराने थे, हल वल था, उससे बेचारे काम करते रहते थे, तो दिक्कत थी उनके पास, ट्रैक्टर्स नहीं थे उस तरह का, वो पढ़ेंगे। वहाँ पे क्या दिक्कत थी? स्मॉल होल्डिंग। हमारे किसानों का प्रॉब्लम क्या है? छोटी छोटी जमीनें थी उनके पास, तो वो प्रॉब्लम थी। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी की मैंने बात की, ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे, कुछ था नहीं, टेक्नोलॉजी खराब थी, ठीक है। लैंड और टेनेंट का कॉन्फ्लिक्ट होता था। किसान क्या करते थे ना, किराए पे जमीन लेते थे खेती करने के लिए, ठीक है। तो अब किराए पे जमीन लेते तो लैंडलॉर्ड क्या होता था, वो रेंट हाई चार्ज करता था, उस मतलब रेंट से ज्यादा भी ले लेता था। तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे, तो हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक। देखो फिर प्रॉब्लम्स और रिफॉर्म्स पढ़ेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या रिफॉर्म्स है। देखो रिफॉर्म्स में आपको पता है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन का आपको पढ़ते हो, वो इंपॉर्टेंट है। लैंड रिफॉर्म्स कुछ आए थे, हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक। चलो फिर देखो पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था, फॉरेन ट्रेड का, इंडस्ट्री का, ये हमने देख लिया, ओके। फिर आएंगे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसको बोलते हैं शॉर्ट में एलपीजी। क्या बोलते हैं? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। देखो आपको यही से समझा देता हूँ। देखो लिबरलाइज समझते हो, जैसे क्या होता है, आपके घर पे आपके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगे हों, ठीक। आपके घर पे आपके बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगे हों, आप घर के बाहर आते हो, थोड़ा रेस्ट्रिक्शन कम होता है, लिबरलाइज होते हैं, थोड़ी छूट मिलना, जिसे होता है लिबरलाइजेशन। पहले क्या था, गवर्नमेंट ने कर रखा था कि भाई आप कहीं पे भी प्राइवेट लोग काम नहीं कर सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ेगा, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन मनमोहन सिंह ने 1991 में बहुत सारी चीजों को हटा दिया कि भैया फालतू में रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप कर लो, हमने अलाउ किया आपको। बस कुछ चीजें थी जहाँ पे अभी भी उन्होंने रखा था कि हाँ इनमें अगर करना है आपको, तो इनमें आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, बहुत सी चीजें गवर्नमेंट के लिए फिक्स थी ना, उसको हटा के कहा गया प्राइवेट प्लेयर्स को भी दिया गया था, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है भाई, अभी तक क्या था ना इंडिया में 1991 तक के पहले तक कि इंडिया वाले बस काम करते थे। उन्होंने बोला नहीं, आप एक्सपोज टू वर्ल्ड हो जाओ, आप पूरे वर्ल्ड में कंपटीशन करो, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करो, वो लोग आपके आएंगे, आप लोग बाहर जाओगे, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक। देखो क्या हुआ था, हमें पढ़ेंगे इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है वाला, कि इंडिया में 1981 में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी। तो भाई क्या हुआ था, कॉजेस क्या थे उसके, और इकोनॉमिक रिफॉर्म से लाए थे ये मनमोहन सिंह, वो क्यों लाए थे, क्या जरूरत था उसका, ठीक। देखो मैंने बोला बता दिया आपको, तीन तीन आए थे एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से 3 चीजें आई थी, एलपीजी, ठीक है। फिर देखो फिर हम देखेंगे पॉवर्टी पढ़ेंगे, फिर एक चैप्टर हमारा आएगा पॉवर्टी, हमने देखा था गरीबी पढ़ेंगे हम। देखो पॉवर्टी क्या होता है, इट रिफर्स टू अ स्टेट इन विच द इंडिविजुअल इज अनएबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ लाइक फूड, क्लॉथिंग, एजुकेशन। मतलब बंदा अपना खाना नहीं खा पा रहा, बेचारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उसको एजुकेशन भी नहीं मिलता है, ये बेसिक चीजें हैं जो मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही हैं, तो बोलते हैं वो बंदा क्या है, पुअर है, वो पॉवर्टी में आता है। हम पॉवर्टी पढ़ेंगे। तो देखो पॉवर्टी ना बच्चा 2 तरह की होती है, एक होती है अब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है। अब्सोल्यूट मतलब होता है कि भाई एक पॉवर्टी लाइन दी गई है कि भाई इतना कमाते हैं तो गरीब नहीं हो। तो क्या होता है, अगर इतना नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, इट रिफर्स टू टोटल नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, उसको बोलते हैं अब्सोल्यूट पॉवर्टी। एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी, कि दूसरे के रिलेशन में या दूसरे के किसी पर्टिकुलर रीजन के कंपेरिजन या किसी नेशन के कंपेरिजन आप गरीब हो। जैसे आप अगर देखो अंबानी को देखो, ठीक है, आप देखो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो गए, आप गरीब नहीं हो, बट अगर आप अंबानी से कंपेयर करते हो तो आप गरीब हो, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। किसी से रिलेट करके देखना इज नोन एज रिलेटिव। और एब्सोल्यूट मतलब होता है कि हाँ भाई इतने गरीब है हमारे देश में, ठीक। जैसे हमारा देश ठीक है, हमारा देश डेवलप नहीं है, बट हम पाकिस्तान से बहुत ज्यादा ऊपर है, तो दिस वॉज रिलेटिव, एक से रिलेट करना, ठीक है, आपको समझ आया होगा। फिर हम पढ़ेंगे पॉवर्टी लाइन क्या होता है बच्चा, कि भाई इसमें पॉवर्टी लाइन पढ़ेंगे, पॉवर्टी लाइन क्या होता है। फिर हम देखेंगे पॉवर्टी के कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, हम पॉवर्टी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, और गवर्नमेंट ने क्या क्या
किया है पॉवर्टी को हटाने के लिए। फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। देखो अगला चैप्टर था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया कि भाई ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। देखो लिखा हुआ है ना, इट रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड नॉलेज इन्वॉल्व इन द पीपल। भाई लोगों में क्या हो, स्किल हो, किसी को काम करने की क्या होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, वो उस चीज के लिए एबल हो, एबिलिटी होनी चाहिए, वो एक्सपर्ट हो उस चीज के, उनके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उनके पास एजुकेशन होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए जो कि इंसानों में हो, उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। मतलब जिस इंसान में स्किल है, कुछ कर सकता है, एबिलिटी है उसके पास, एक्सपर्टीज है उसके पास, एजुकेशन नॉलेज है, उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। ठीक, तो टू मेजर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के दो सोर्सेज हैं, दो मेजर सोर्सेज हैं। एक तो आप एजुकेशन पे खर्चा करो और दूसरा आप हेल्थ पे खर्चा करो। किस पे खर्चा करो, एक हेल्थ पे, एक एजुकेशन पे। देखो अगर कोई इंसान, देखो एक आपने प्रोवर्ब सुना होगा ना, बोलते हैं हेल्दी माइंड लाइज इन अ हेल्दी बॉडी। तो भाई एजुकेशन तो जरूरी है, अच्छी बात है, बट हेल्थ भी जरूरी है साथ में। अगर आप बीमार हो गए, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो आप पढ़ाई तो कर सकते हो, बट क्या होता है, हेल्थ इश्यूज हैं या मेंटली आप फिट नहीं हो तो वो प्रॉब्लम है। ठीक, ओके, चलो फिर फिजिकल कैपिटल क्या होता है। देखो ह्यूमन कैपिटल देखा, दो दो तरह कैपिटल होती हैं, एक ह्यूमन, एक फिजिकल। ह्यूमन कैपिटल आपने देखा जो इंसान है, जिनके पास नॉलेज है, जो काम कर रहे हैं। फिजिकल कैपिटल क्या होता है, प्लांट, मशीन, जिनमें ह्यूमन कैपिटल काम करता है उसको बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। ठीक है, तो भाई सिर्फ ह्यूमन कैपिटल से कुछ नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल कैपिटल से नहीं होगा। भाई फॉर एग्जाम्पल सोचो आपने मशीन खरीद ली, चलाने वाले लोग नहीं है, ह्यूमन कैपिटल नहीं है, प्रॉब्लम हो गया। लोग तो हैं और मशीन नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम है। फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में 3 तरह का माना जाता है, एक एलिमेंट्री 5th या 6th क्लास तक होता है, फिर सेकेंडरी क्लास 12th तक, फिर हायर एजुकेशन कॉलेज। ठीक है, तो फिर हम ये पढ़ेंगे आपका। ठीक है, चलो फिर हम चलेंगे गाँव की तरफ। ठीक, गरीबी से कहाँ गए थे, ह्यूमन कैपिटल। भाई गरीब था बंदा तो सिखाया भाई स्किल सीख लिया, कुछ अच्छा हो जाएगा तेरा। फिर बोलते चलो गांव चलते हैं, कहाँ गए, गांव। देखो रूरल डेवलपमेंट, जो खेत में थे। ठीक है, देखो रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, देखो सिंपल बात समझना। रूरल डेवलपमेंट वो एरिया जो पीछे छूट गया है, जिंदगी की दौड़ में ना वो कहीं पीछे रह गए हैं बेचारे गाँव वाले। आप मेट्रो सिटीज को देखो, कहाँ कितना आगे चले गए हैं और वो गाँव बहुत पीछे रह गए हैं। तो इसे लिखा हुआ देखो, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म which essentially focuses on action for the development of area which is lagging behind in overall development of the village economy। ठीक है, विलेज की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो डिसीजन लेंगे उसको बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट। फिर हम इसे पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों चाहते हैं हम गाँव विकास करने, मोदी जी क्यों बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, गाँव क्यों डेवलप कराना है मोदी जी को। ठीक है, ये पढ़ेंगे कि इश्यूज क्या है, रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या दिक्कतें आएंगी हमारी, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, फिर रूरल क्रेडिट। देखो क्या होता है, गांव में ना बैंक नहीं होती है, बैंक होते हैं लोन नहीं दे पाते, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो हम पढ़ेंगे रूरल क्रेडिट क्या होता है, कि उनको लोन कैसे मिल सकता है, क्या होता है। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर में मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कि भाई एग्रीकल्चर किसान है ना, वो एक तो दिक्कत क्या है, एक तो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, वो बेचारे तुम पर बेच नहीं पा रहा सही वहाँ सही रेट पे या सही जगह पे, तो उनकी मार्केटिंग कराई जाएगी, उसके लिए क्या गवर्नमेंट ने किया है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट इन इंडिया, कि भाई डिफेक्ट क्या है। फिर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस टर्म से आप वाकिफ होंगे सब लोग। ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल बहुत ज्यादा उस पर तवज्जो दी जा रही है। ठीक है, फिर देखो फिर हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। देखो एम्प्लॉयमेंट एक टर्म क्या है, एम्प्लॉयमेंट कहता है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट इज रोजगार, उसकी ग्रोथ हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, वो देखेंगे। इनफॉर्मलाइजेशन, जो मैंने बोला ना आपको, इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कि भाई आदमी काम कर सकता था, ठीक है, वो चाहते तो फॉर्मल सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर में जॉब नहीं मिलती है, जॉब मिल रही है इनफॉर्मल सेक्टर में, तो हम वो देखेंगे। ठीक है, ओके, इस चैप्टर में बेसिकली आपको ऐसे पढ़ना, आप समझ सकते हो लेबर फोर्स क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो क्या होगा, ठीक, प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कॉमन चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर, आपको आराम से समझेगा। ठीक है, बस आप लोग देखो जुड़े रहना, आपको समझ आएगा। ठीक है, और अभी भी जैसे कुछ भी डाउट्स आ रहे हो या कुछ है तो कि हाँ मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट करना या क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, सब्सक्राइब भी करिएगा, लोगों को बताइएगा भी। ठीक है, चलो हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखो अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या होगा, कैसे होता है। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इट रिफर्स टू द सच कोर एलिमेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड द सोशल चेंज which serve as a support system to the production activity in the economy। ठीक है,
which serve as a सपोर्ट सिस्टम। ये क्या है बच्चा? ये सपोर्ट सिस्टम है। सोचो ना, अगर रोड नहीं होगा आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट कनेक्ट द फिजिकल कैपिटल इफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अवेलेबल। सोचो रोड ना हो, ट्रेन ना हो, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स ना हो, स्कूल ना हो, दीज आर ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा बच्चों तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहे हैं। क्या बोला हमने? ये सपोर्ट एक्टिविटी। क्या है ये? दिस इज अ सपोर्ट एक्टिविटी। ओके डन। चलो, टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कितने तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है दो तरह का, एक होता है सोशल, एक होता है इकोनॉमिक। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी क्यों है। ठीक, फिर हम देखेंगे एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी पावर, उसका इंडिया में क्या रोल है, कैसे चल रही है। ठीक है, उसका पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे हेल्थ का, कि भाई हेल्थ सेक्टर इंडिया का कैसा है, वहाँ पे कैसे काम हो रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या इम्प्रूवमेंट नहीं है, हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक, चलो देखो, फिर हम उसके बाद हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट क्या होता है, फिर रिन्यूएबल रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आपको बताया स्टार्ट में ही। ठीक है, जो आप दोबारा यूज कर सकते हो दैट इज रिन्यूएबल, और जो एक बार हो गया वन टाइम यूज होता है उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, फंक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के फंक्शन क्या है, कुछ बेसिक प्रॉब्लम है एनवायरमेंट के साथ में। एक तो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है और एक एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन है। हमारा क्या है, हम लोग पेड़ काटते चले जा रहे हैं या मिनरल ओर्स हम एक्सट्रैक्शन करते चले जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, पॉल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ की, वो पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, और लैंड डिग्रेडेशन पढ़ेंगे। लेकिन लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? इट रिफर्स टू डिक्लाइन इन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। जमीन खराब हो रही है, ठीक है, अब वहाँ पे फर्टिलिटी नहीं होगी, जमीन खराब हो रही है, किसान कुछ नहीं कर सकता उसका, तो उसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। ठीक, हम वो पढ़ेंगे। देखो, फिर हम आ जाएंगे, हम कंपेयर करेंगे अपना इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में, तीन देशों में कंपैरिजन होगा। ठीक, देखो हम देखेंगे डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, कैसे इंडिया चला, कैसे पाकिस्तान चला, कैसे चाइना चला, क्या उनका पाथ था। ठीक, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी देखेंगे, इंडिया ने क्या कौन सी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करी, चाइना ने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करी, और पाकिस्तान ने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी, हम वो पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि भाई हम आजाद हो गए उसके बाद हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही है। ठीक है, कैसा डेवलपमेंट हो रहा है। जीडीपी पढ़ेंगे, और जो बाकी सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, हम इनको देखेंगे कि इनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, हम ये पढ़ेंगे। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, कोई भी कंट्री कितनी अच्छी है ना, उसका बहुत बड़ा इंडिकेटर है, एक तो जीडीपी है और दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। ठीक है, कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं है। ठीक है, तो बच्चा आपको समझा होगा ना ये कि कितना सही है, आपको एक चैप्टर का पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा ना कि हाँ यार ये ठीक है, आसान है, हमको समझ में आएगा ये सब्जेक्ट। देखो, अगर एक बार मैं समराइज करने की कोशिश करें, हमने क्या किया, हमने बोला कि इंडिपेंडेंस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था हमारा देश, फिर 1950 से लेकर 1990 तक का पढ़ेंगे, है ना। फिर आप एग्रीकल्चर सेक्टर भी देखा था उसमें हमने, फिर हम गरीबों को देख रहे थे, पॉवर्टी देखा हमने, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी देखा, एम्प्लॉयमेंट का देखा, एनवायरमेंट का भी देखा हमने। ठीक ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का देखा, कंपेयर किया हमने। ठीक, रूरल डेवलपमेंट देखा। तो इस तरह ये है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमी है बेसिकली। देखो, इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी फर्क है। जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना भी, वो माइक्रो मैक्रो वो अलग है और ये अलग है। ये बेसिकली प्योर इंडियन इकोनॉमी है, अभी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काइंड ऑफ हिस्ट्री है कि हमारे देश ने क्या किया था, तो हम कहाँ पे हैं, कैसे हुआ था। ये इंडियन इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी कैसे चल रही है वो है ये। ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा, आई होप आपको समझ आया होगा। आप लोग बताइएगा मुझे कि आपको ये कैसा लगा ये सेशन। ठीक है, ओके, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड डू कमेंट लाइक, ओके। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे ये मतलब 1 से 2 दिन में लेक्चर आता रहेगा कंटिन्यू आपका, जल्द से जल्द हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये लेक्चर बड़ा था, इसके अलावा बाकी लेक्चर थोड़े छोटे आएंगे कंपैरेटिवली। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा, और आप एक बार जाके पढ़ाई करिए, कमेंट में बताइएगा मुझे। ठीक है, चलिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना मन तो जीतना मन। ओके।